आज का पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट का क्या मतलब होता है बेटा? धूल। धूल। और स्नो का मतलब? बर्फ। तो डस्ट ऑफ स्नो मीन्स व्हाट? बर्फ के छोटे छोटे कण या बर्फ का धूल। हाँ, देखो मतलब इस पोएम की सबसे बड़ी खासियत क्या है? तुम लोगों ने हिंदी में एक कहावत सुनी होगी, गागर में सागर। तुम लोगों ने सुना है? नो सर। अच्छा, अगर नहीं भी सुना है तो अभी मैं बता रहा हूँ उसका अर्थ। उत्कर्ष, तुमने सुना है गागर में सागर? हाँ सुने हैं। क्या मतलब होता है इसका? पता नहीं। पता नहीं। गागर किसको बोलते हैं पता है? गागर बोलते हैं, गागर या कभी कभी कविता में गगरी भी बोला जाता है। गागर का मतलब होता है घड़ा, और सागर का मतलब ये तो सब लोग जानते होंगे। हाँ ये सर। तो गागर में सागर का क्या मतलब हुआ? घड़े में पूरा का पूरा समुद्र। कहावत जो होती है वो प्रैक्टिकल लाइफ में फैक्ट नहीं होती है, लेकिन उसका कुछ और ही मतलब होता है ना? गागर में सागर मतलब बहुत कम में बहुत बड़ी बात, है ना? बहुत ही ये सर। कम में बहुत बड़ी बात। तो ये जो पोएम है बेटा हम लोगों का, पोएम पे आते हैं। देखो, एक दो तीन चार, एक स्टेंजा ये 4 लाइन का, और दूसरा स्टेंजा ये 4 लाइन का, है ना? सिर्फ इसमें 8 पंक्तियां हैं, 8 लाइन्स हैं। लेकिन इन 8 पंक्तियों में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ऐसी बात कह दी है जो कभी कभी मतलब 2 पेज लिखकर भी राइटर्स नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं, है ना? कभी कभी तुमको लंबा चौड़ा भी देखकर वो नहीं मिलेगा पढ़कर, जो तुमको इन 4 पंक्तियों के 2 स्टेंजाज में मतलब तुमको मिलता है। कभी ऐसा हुआ है तुम लोगों के साथ कि तुम लोग किसी न किसी कारण से दुखी हो, है ना? तुम्हारा मूड अच्छा नहीं है, कुछ ऐसा होता है कि तुम खुश हो जाते हो एकाएक। मूड बहुत ये खराब था, सर। है ना? लेकिन एकाएक बहुत अच्छा हो गया। अपनी अपनी यादें बताओ कुछ, तुम लोग के पास अगर ऐसा एक्सपीरियंस है तो। किसके किसके पास ऐसा एक्सपीरियंस है? कौन बताना चाहेगा? जैसे कि मेरे पास एक सर है। अच्छा, बताइए। जैसे सर हम लोग का स्कूल एक ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहा था। ओके। तो हम लोग जो ट्रिप का जो ड्राइवर था, जो बस ड्राइवर था, जी। उसका अचानक से तबियत खराब हो गया और हम लोग को ट्रिप कैंसिल करना पड़ा स्कूल की तरफ से। ओहो, सो सैड। सही बात है, मूड तो तो खराब होगा तो ही। फिर हुँ, तो फिर शाम होते थे हम लोग को पता चला कि वो जो ड्राइवर था वो रिकवर हो गया अपने, मतलब जो तबियत खराब था उसका। अच्छा। और वो इतना मतलब हिम्मत कर लिया, बोला कि हम जाने के लिए तैयार है। वो भी पहाड़ी इलाके में तबियत खराब होने के बाद हॉस्पिटलाइज था वो। अरे गज़ब! वाह! तभी वो बोला कि बच्चा लोग का मूड खराब नहीं होना चाहिए, हम जाने के लिए तैयार हैं। और तुम लोगों को जैसे ही ये न्यूज़ मिली होगी, तुम लोगों का मन तो बुझा-बुझा होगा, यस। है ना? ये कन्फर्म हो चुका था कि यस अब सर। नहीं जाना है ना? यस सर, हम लोग और तो वही सोचे थे। और एकाएक एक कॉल आई और पता चला कि ड्राइवर अंकल जो है वो चलने के लिए तैयार हो गए हैं। तैयार है। वाह! बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है। और किसके पास एग्ज़ाम्पल है? और कोई बताना चाहेगा? बताओ, छोटी-छोटी चीज़ें देखो, अब ये नहीं, यहाँ क्या है ना, बहुत ही फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है। क्या तुम लोगों को कभी लग रहा है कि दूसरे क्लास के जैसा यहाँ कुछ कुछ सीरियस वैसा कुछ नहीं है? तुम्हारे मन में कुछ भी है तो तुम बोल सकते हो। अच्छा लगता है जब इंटरैक्ट करते हो तो। अंजलि, आरुषि, नो सर। उत्कर्ष, तुम्हारे पास कोई मेमोरीज़? नहीं ज्यादा। चलो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आज नहीं है तो कभी न कभी होंगी। ऐसा हुआ भी होगा एक्चुअली, तुम लोगों को ध्यान में नहीं है, लेकिन डेली लाइफ़ में अब देखो कभी-कभी जैसे तुम्हारी कुछ तुमने पापा से डिमांड किया कुछ, मम्मी से कुछ डिमांड किया और वो नहीं मिला, है ना? या कुछ ऐसा हुआ लगा कि नहीं मिलेगा, और कुछ सरप्राइज़, या कभी-कभी मम्मी-पापा तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज़ लेते आते होंगे, है ना, बाहर से, या कुछ एकाएक कुछ हो जाता होगा। अगर नहीं हुआ है तो आगे होगा, जीवन में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। और इस संसार में अगर सबसे ज़्यादा हीलिंग पावर है, जो तुमको हील कर सकता है, वो किसके पास है? हील करने का मतलब समझते हो? यस सर। क्या? हमारा मूड ठीक कर देना पहले की जैसा। हाँ, मतलब हील करना, स्वस्थ करना, है ना तुमको? तो तुमको यस सर। तुमको हील करने की जो सबसे बड़ी क्षमता है, वो किसके पास है? नेचर। नेचर के पास है। अभी पिछले कुछ दिनों में मौसम ठंडा हो गया था, है ना? और अब जो है गर्मी फिर से बढ़ी है ना? यस सर। और जैसे-जैसे गर्मी बढ़ती है तो फिर हम लोग बेचैनी हो जाती है। अभी जैसे हम लोग बैठ के क्लास कर रहे हैं, मैं महसूस कर रहा हूँ पटना में कि गर्मी लग रही है। अभी एकाएक एटमॉस्फेयर चेंज हो जाए, है ना? क्योंकि नेचर कभी भी कुछ कर सकती है। नेचर से बड़ा कुछ नहीं है। अभी एकाएक मौसम बदल जाए, बादल छा जाएँ, हवा चलने लगे, मौसम ठंडा हो जाए, कितनी खुशी होगी, है ना? तो यस सर।
नेचर जो है ना बेटा, वो सबसे बड़ा मैजिशियन है, वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। और हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, एक्चुअली ये हो सकता है, इसकी बहुत संभावना है कि भगवान जो हैं वो नेचर के फॉर्म में ही मौजूद हों। नेचर ही एक्चुअली सबसे बड़ा जो है वो सुपर नेचुरल पावर है। ये जो भी तुम अपने चारों ओर देख रहे हो, है ना, पेड़ पौधा, नदियाँ, समुद्र, आसमान, ये सभी जो है ना वो भगवान के मतलब गॉडली थिंग्स हैं, ये सब उन्हीं के पार्ट हैं, है ना। या यूं कहें कि यही गॉड है, तो मतलब गलत नहीं होगा कहना। नेचर कैन डू एवरीथिंग फॉर अस। तो यहाँ जो भूमिका है कहानी की, इसमें ऐसा है कि एक आदमी है, ये तुम्हारे स्क्रीन पे तुम लोग देख रहे होगे, ये खड़ा है यस सर। एक पेड़ के नीचे, है ना। ये आदमी किसी कारण से बहुत सैड था। हो सकता है हर व्यक्ति के जीवन में ऐसी चीजें आती हैं कि उसका पूरा मूड खराब हो जाए। इसके साथ बहुत तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि ये बहुत ही पुअर रहा हो, है ना, बहुत स्ट्रगल कर रहा हो और कुछ बहुत बुरा हो गया हो इसके साथ, बहुत ज़रूरी था, वो नहीं कर पाया, या परिवार में इसके बच्चे ने कुछ इसेंशियल नीड प्रकट की और ये उसको ला के नहीं दे पाया, है ना। और कुछ जॉब में है, ये जॉब में इसके सीनियर ने इसको 10 लोगों के सामने बहुत बुरी तरह से डांटा, है ना। किसी भी तरह की सिचुएशन हो सकती है। इसके वजह से क्या हुआ ना कि ये डिप्रेशन में चला गया, बहुत ही डिप्रेस्ड है। और ऐसे ही यूं ही मतलब जब तुम बहुत प्रेशर में होते हो, टेंशन में होते हो, तो भले ही तुम्हारे पास लोग अगर आ जाते हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स आ जाते हैं, तुमको चीयर अप करने की कोशिश करते हैं, तो तुम अच्छा महसूस करोगे। लेकिन जनरली एक दुखी आदमी खुद से किसी के पास नहीं जाता है। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ? अगर तुम दुखी हो, है ना, तुम्हारे मन पे कुछ बोझ है, तुम अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो, तो जनरली लोग एकांत में बैठना पसंद करते हैं। क्या? यस सर। तो ये जो था, ये भी अपना एकांत में जो है वो बैठा हुआ है, हेमलॉक ट्री के पास, हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ है, खड़ा है या चहलकदमी कर रहा है, मतलब अकेले खोया हुआ है इस पेड़ के नीचे। एकाएक क्या होता है कि उस पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ था, ठीक ना, और यस सर। कौवा एकाएक उड़ा। तो जहां पर वो बैठा हुआ था, देखो ये एक बर्फीला, ये जो कहानी का कविता का जो प्रसंग है वो ऐसा है कि ये एक मतलब बर्फीले क्षेत्र से बिलोंग कर रहा है। ये जो पोइट हैं, ये एक बर्फीले क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब या करें या नहीं करें, ये पोएम को एक बर्फीले क्षेत्र का बैकग्राउंड है इस पोएम का। तो यहाँ पर एकदम बर्फ बिछी हुई है, जो हेमलॉक ट्री है वो बर्फ से लदा हुआ है। और जनरली ट्रीज के ऊपर जो होते हैं वो बर्ड्स आते ही हैं, है ना, पेड़ों के ऊपर तो पक्षी रहते ही हैं। और कौवा बहुत ही कॉमन पक्षी है ना। अगर यूं कहें कि सबसे ज्यादा कॉमन बर्ड्स में से एक है क्राउ। तो कौवा बैठा हुआ था और एकाएक वो उड़ा। अब जहां वो बैठा हुआ था तो उसके पैरों के नीचे बर्फ होगी, होगी कि नहीं, क्योंकि ये पूरा बर्फ से ढका हुआ है, होगी ना बर्फ, आरुषि। यस सर। तो कौवे के पंजों में भी बर्फ लगी हुई होगी। और जहां पर ये बैठेगा, और सोचो कि उसने जहां बैठा हुआ है पंजे से अपना पकड़ा हुआ है, वो उड़ेगा तो पंजा उसका हिलेगा, हिलेगा तो उसके साथ जहां पर वो बैठा हुआ है वो डालियां भी हिलेंगी। यस सर। हाँ, ठीक है। तो कौवे ने जो फोर्स एग्जर्ट किया उससे उसकी डालियां हिली, है ना, ब्रांचेस जो है उसके हिले। और चूंकि सारे ब्रांचेस जो है वो बर्फ से ढके हुए हैं, तो कौवा जब उड़ेगा तो क्या होगा, बताइए। बर्फ गिरेगा। बर्फ गिरेगा। और बर्फ जो गिरेगा ये कैसे है, एकदम बिछा हुआ है पेड़ पर। और एकदम बर्फ कैसी होती है, ये वाली बर्फ नहीं जो हम लोगों के रेफ्रिजरेटर में, मतलब ये फ्रिज में जो है वो जमी हुई बर्फ है, वो कैसा होता है, वो स्नो नहीं है, वो आइस है ना, वो आइस यस। क्यूब है। ये स्नो है। स्नो जो होता है वो एकदम रुई के फाहे की तरह होता है, हल्का। तो जो कौवा उड़ेगा तो वो रुई का कोई ऐसा थोड़ी है कि वो बंडल पूरा जो है वो गिर जाएगा, है ना। वो किस तरह से गिरेगा, एकदम रुई की तरह, डस्ट की तरह गिरेगा वो। समझ रहे हो, क्लियर है। यस। तो अब ये पर्सन जो है अपने ग्रीफ में एकदम खोया हुआ था, सैडनेस में। और कुछ एकाएक अप्रत्याशित हो जाए, है ना। बर्फ जो होती है, स्नो जो होता है वो ठंडा होता है, उसका जो स्पर्श होगा वो कैसा होगा, ठंडा होगा। कभी कभी तुम्हारे पीछे से तुम्हारे कंधे पे कोई हाथ भी रखे, है ना, प्यार से, तो कितना अच्छा महसूस होता है। जैसे तुम्हारी माँ जो है, तुम थके हुए हो, है ना, तुम्हारी तुम्हारे मम्मी पापा कभी दुलार करते हैं, प्यार से तुम्हारे कंधों पे हाथ रखते हैं, वो मैजिक टच होता है। कभी महसूस किया तुम लोगों ने, अच्छा लगता है अगर मम्मी पापा प्यार से तुमको टच करते हैं तो यहाँ ठीक कुछ उसी तरह का टच जो है बेटा, वो बर्फ का जो डस्ट डस्ट है, जब इसके कंधों पे ये गिरा, इसके सिर पर गिरा, एक शीतल हवा का झोंका, है ना, और बर्फ तुम्हारे ऊपर जो है वो गिर रही है। तो अगर तुम वहां पर होते तो क्या होता, प्रत्युष, तुम वहां पर होते तो क्या होता, क्या महसूस करते? नो आइडिया सर। थोड़ा सा देखो क्या होता है ना कि हर
शुरुआत में पोएटिक नहीं हो पाता, लेकिन जब थोड़ा सा पोएटिक होगे और थोड़ा महसूस करोगे, देखो सबसे बड़ी बात क्या है, मैं सारी चीज़ें तुम लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बर्फीले क्षेत्र में अगर तुम जाओगे ना, तो वो तुम्हारे लिए पेनफुल भी हो सकता है अगर तुम्हारे पूरे शरीर में गर्म कपड़े नहीं हो तो। ये पर्सन कैसा है, इसने गर्म कपड़े पहन रखे हैं ना। यस सर। तुम लोग स्क्रीन को जूम कर सकते हो यस सर। मोबाइल पे, है ना, अगर छोटा दिख रहा हो तो वो जो डिस्कम्फर्ट था बर्फीले क्षेत्र के कारण। और एक बात और है, ये बंदा यहाँ पर है, इसका मतलब है कि इसका नेचुरल, इसका घर यहीं आसपास है ना, तभी ना ये अपने सामान्य दुख के क्षणों में यहाँ चला आया। अब हम लोग ऐसा थोड़ी है कि यहाँ यस सर। दुखी होंगे और हम लोग जाएंगे कश्मीर अपना मतलब जो है दुख हल्का करने के लिए, है ना। तो ये इसी एरिया में रह रहा है, तो ये यहाँ का नेचुरल है, मतलब ये जो बर्फीला क्षेत्र है इसके लिए नेचुरल है। और दूसरा है कि इसने गर्म कपड़े भी पहन रखे हैं, तो इसलिए बर्फ से या स्नो से इसको कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है। अब जो भी होगा वो इसके लिए पॉजिटिव होगा। ये बहुत सैड है, बैठा हुआ है, बर्फ के कण जो हैं इस पर गिरते हैं, उनमें एक शीतलता होती है, तो ये ठीक लगेगा इसको। अगर इफ़ आई वेयर देयर, मैं अगर वहाँ पे होता तो मैं फील करता कि देखो डिस्टर्बेंस जो है, डिस्टर्बेंस का मतलब जानते हो, तुम कुछ काम कर रहे हो और उसमें बाधा डालना, है ना। लेकिन डिस्टर्बेंस इज नॉट ऑलवेज बैड, कुछ अच्छे डिस्टर्बेंसेस भी होते हैं। जैसे जो डिस्टर्बेंस यहाँ पर इस व्यक्ति के साथ हो रहा है ना, इस बंदे के साथ यही हो रहा है। ये गलत मूड में था, है ना, मतलब इसका अच्छा नहीं था और इसको डिस्टर्ब किया। थोड़ी देर के लिए नेचर ने इसको टोका कि सुनो तुम कहाँ जा रहे हो, है ना, तुम्हारे आसपास कितना अच्छा नज़ारा है, इतना खूबसूरत मंजर है तुम्हारे चारों ओर, तुम कहाँ खोए हुए हो, तुम मेरे पास हो, तुम्हारे पास मेरा डिवाइन पावर है, तुम हर परेशानी से बाहर निकल सकते हो, तुम कहाँ हो, खोए हुए मत रहो। नेचर ने कौवे का रूप लेकर और बर्फ का रूप लेकर जो है नेचर ने इसको टोका कि नहीं सुनो, तुम इस तरह से मेरे पास आकर इस तरह से दुख में डूबे हुए नहीं रह सकते हो, तुमको जागना होगा, तुमको यहाँ से बाहर निकलना होगा, है ना। जैसे हम लोगों के घर में हमारे बड़े जो हैं किसी दुख के क्षण में हम लोगों को दिलासा देते हैं, या हम लोगों को बोलते हैं कि चलो रहने दो बेटा कोई बात नहीं, है ना। कभी कोई तुम लोगों का मार्क्स कम आ गया हो किसी सब्जेक्ट में, तुम सैड हो और तुम्हारे मम्मी पापा कहें रहने दो बेटा कोई बात नहीं है, आगे देखा जाएगा, अच्छा करेंगे। तो यहाँ पे प्रकृति ने कौवे और बर्फ के फाहों का रूप लेकर इसको टोका है कि नहीं बेटा देखो इतना दुख मनाने की जरूरत नहीं है, जागो, है ना। तो यहाँ पर एकाएक क्या होगा ना, ये अपने उस तरह के मोमेंट से जो है दुख के क्षणों से एकाएक बाहर निकल गया। ये ऐसा होता है, कुछ चीजें एकाएक होती हैं, तुमको टोकती हैं, है ना, और तुम वहां से बाहर निकल जाते हो। बहुत सारे सुसाइडल अटेम्प्ट्स होते हैं बेटा, कई बार आदमी जो होता है वो सुसाइड कर लेता है। कोई एक चीज तुम लोग यस सर। कोई एक चीज तुम लोग बता सकते हो कि जिससे वो सुसाइड नहीं करता, क्या मिसिंग रहा होगा उसके पास जिसके कारण वो सुसाइड फाइनली वो सुसाइड कर गया, क्या होता तो वो सुसाइड नहीं करता अंतिम क्षणों में, है ना। जब वो सुसाइड कर रहा था तो क्या मिसिंग था वहां पर जिसके कारण वो सुसाइड कर गया। किसी का साथ होना, जब अकेलापन ज्यादा हो जाता है डिप्रेशन में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जानते हो होता क्या है, होता ये है, और ये एक लेसन है, कभी भी कोई व्यक्ति तुमको अगर दुखी नजर आए, है ना, सैडनेस ऑलवेज नॉट मूव्स टुवर्ड सुसाइड, बट कभी भी किसी व्यक्ति को परिवार में, फैमिली में, फ्रेंड तुम्हारा है, अगर वो सैड है ना और तुमको बोल भी रहा है कि हम मुझे अकेला छोड़ दो, तब भी उसको अकेला मत छोड़ो। यस हो सकता है कि वो तुम्हारी आवाज़ सुनना नहीं चाह रहा है ना, वो पसंद नहीं कर रहा है, तो तुम उसको बोलो कुछ नहीं, है ना, लेकिन उसको अकेला मत छोड़ो, उससे दूर, थोड़ा सा दूर हट जाओ, लेकिन उसके आसपास रहो। छोड़ना नहीं चाहिए अकेला। अकेला छोड़ने से क्या होता है कि वो दुख, मतलब अगर चीज़ें तुम्हारे पास अच्छी हैं तो वो तुम वैसा ही फील करोगे, और चीज़ें तुम्हारे पास अगर बुरी हैं तो तुम वैसा ही फील करोगे, उसका दुख बढ़ता चला जाएगा। प्रेरणा जो है इंसान के चारों तरफ जरूर होनी चाहिए कि वो अपने दुख से बाहर निकल सके। तो जब व्यक्ति बहुत दुखी हो जाता है और सुसाइडल अटेम्प्ट करता है, अगर उसके पास उस समय वो अकेला ना हो, परिवार का कोई आदमी हो, है ना, उसकी पत्नी हो, उसके बच्चे हो, उसका फ्रेंड हो, तो वो काम नहीं करेगा, है ना। इसलिए अब यहाँ पर इस आदमी के पास क्या था, इसके साथ कौन था बताओ। कोई नहीं था। ये अपीयर होता है कि इस इंसान के पास कोई नहीं था, है ना, जिसके कारण ये दुख में डूबा हुआ था, लेकिन दिस इज नॉट द रियल फैक्ट। ये अपने आप में पता नहीं कितने फ्रेंड्स के बीच में था, अनजाने फ्रेंड्स, अनकहे फ्रेंड्स, है ना, जो दिखते नहीं हैं, यस लेकिन उनके बीच में ये था। और वो जो फ्रेंड्स थे इसके, उन्होंने एक ट्राई लिया इसका दुख दूर करने के लिए। वो फ्रेंड जो था, वो जो फ्रेंड था इसका, वो नेचर, है ना, यहाँ चारों तरफ बिखरे हुए पेड़, उगे हुए पेड़, बर्फ, है ना, खूबसूरती। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि इंसान को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, तो नेचर ने ये जो खोया हुआ है उसको अकेला नहीं छोड़ा, इसको टोका अपने एजेंट के माध्यम से। ठीक है, नेचर का एजेंट यहाँ पे कौन है, नेचर का एजेंट कौन है बताइए, क्रो। है ना, क्रो और बर्फ। तो नेचर ने इसको टोका और एकाएक जो है इसका मूड चेंज हो गया। और यही इस पोएम का जो है थीम है बेटा, इसी को हम लोग डिटेल में अभी स्टडी करेंगे।
मीटिंग जनरेट किए हुए उत्कर्ष कितना देर हो गया? लगभग 1 घंटा लगता है होने वाला है ना? 8 मिनट 8 मिनट बचा हुआ है। बीच में ब्रेक नहीं हो इसलिए हम मीटिंग को जो है ना ये कर रहे हैं और फिर से नया लिंक भेज रहे हैं, ठीक है? क्योंकि वो बीच में ब्रेकअप हो जाता है तो बहुत बुरा लगता है। यस सर हम दूसरा लिंक भेज रहे हैं, तुम लोग वेट करना। और हमारे आसपास का वातावरण, तो यहाँ पर दृश्य की शुरुआत जो हुई वो उदासी से हुई। लैंडस्केप जो था वो क्या था? वीरान सर्दियों का परिदृश्य था। मतलब पूरा जो माहौल था वो वीरान, मतलब कोई नहीं है, है ना? सिर्फ बर्फ ही बर्फ बिखरी हुई है और उसमें एक अकेला कौवा जो है वो बैठा हुआ है ऊपर। तो कौवे की अचानक हलचल जो है उस नीरवता को तोड़ देती है ना? कौवे ने जो अचानक मूवमेंट किया उसने उस नीरवता को तोड़ दिया और पेड़ की शाखाओं से बर्फ के फाहे जो है वो झड़ जाते हैं। यह छोटी सी लगभग जादुई सी घटना कविता की गंभीर शुरुआत के विपरीत है। तो ये जो बर्फ गिर जाती है और एक मैजिकल इवेंट होता है, ये क्या है? दिस टाइनी ऑलमोस्ट मैजिकल इवेंट कॉन्ट्रास्ट्स द पोएम्स सोम्बर ओपनिंग हिंटिंग एट अ शिफ्ट फ्रॉम ग्लूम टू क्लैरिटी, है ना? ये छोटी सी जो घटना है वो कविता की गंभीर शुरुआत के विपरीत है और उदासी से आशा और स्पष्टता की ओर बदलाव का संकेत देती है ना? सोम्बर ओपनिंग हिंटिंग एट अ शिफ्ट फ्रॉम ग्लूम टू क्लैरिटी। ग्लूम जो है वो उदासी को एक्सप्रेस करता है और क्लैरिटी जो है ना वो आशा या स्पष्टता। मतलब जो देखो होता क्या है, दुख के क्षणों में इंसान बिल्कुल जो है ना एकदम डूबा हुआ रहता है ना, उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, कोई आइडिया नहीं रहता है ना? और फिर उसको कुछ अगर आइडिया मिलता है तो उसमें एक स्पष्टता आती है कि नहीं हम ये करेंगे, इस दुख से हमको इस तरह से निकलना है। तो वो जो बर्फ गिरती है वो इस तरह का इफेक्ट लाती है। अब इसका डीपर मीनिंग क्या है? डीपर मीनिंग जो है बेटा वो है स्मॉल मोमेंट्स बिग इम्पैक्ट, है ना? छोटे से छोटे छोटे मोमेंट जो कि बड़ा बदलाव ला सकते हैं। द क्रोज सिंपल एक्ट एक्सीडेंटली डस्टिंग स्नो onto the speaker represents how fleeting ordinary moment in nature can unexpectedly alter one's perspective or mood, है ना? समझ में आया तुम लोगों को? छोटे क्षण बड़ा प्रभाव। कौवे का साधारण सा कार्य अनजाने में वक्ता पर बर्फ की हल्की परत गिराना, है ना? कौवा भी नहीं जानता है कि वो क्या कर रहा है और उसने अनजाने में बर्फ की हल्की सी परत जो है वो वक्ता पर गिरा दी, पोएट पर। प्राकृतिक जीवन के उन क्षण भंगुर और सामान्य पलों को व्यक्त करता है जो अचानक किसी के दृष्टिकोण या मनोदशा को बदल डालते हैं। समझ में आ रहा है? सभी लोग सुन रहे हैं? yes, sir. तो स्मॉल मोमेंट्स बिग इम्पैक्ट। दूसरी बात होती है कि डुअलिटी ऑफ नेचर। नेचर में जो दोहरापन है ना? दोहरापन अच्छा शब्द नहीं है। इंसान के लिए अगर दोहरापन बोला जाए तो वो बुरा होता है, मतलब दोहरा आचरण है, ये जनरली बैड सेंस में बोला जाता है। लेकिन प्रकृति का जो दोहरापन है वो अच्छा है। इसमें तमाम तरह की चीजें हैं, जैसे द क्रो, डार्कनेस और हेमलॉक, एम्बिवेलेंस, मतलब उसमें दो तरह का भाव है ना, अच्छा भी और बुरा भी। कि वो पॉइजनस माना जाता है ना, उसका नाम पॉइजनस ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। फिर उसमें खूबसूरती भी है। तो ये कॉन्ट्रास्ट करता है स्नोज प्योरिटी के साथ। एक तरफ बर्फ है जो कि प्योर है ना, एकदम सफेद दूध की तरह, कितना खूबसूरत लगता है। तुम सीनरीज में भी बर्फ देखते हो, स्नो देखते हो, कितना खूबसूरत लगता है। दूसरी तरफ स्नो जो कि मिल्की व्हाइट है, दूसरी तरफ कौवा जो कि बिल्कुल काला है ना? कौवा जो कि बिल्कुल काला है और वो बैठा हुआ भी है एक ऐसे पेड़ पर जिसका नाम जो है वो मतलब जहरीले पेड़ के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये बताता है कि शोइंग हाउ ब्यूटी एंड होप कैन इमर्ज फ्रॉम अनलाइकली सोर्सेज। तो ये बताता है कि किस तरह से ब्यूटी और होप जो है वो उन सोर्सेज से मतलब आ सकती है जो कि अनलाइकली है, मतलब सोचा नहीं गया था कि हाँ यहाँ से भी ये चीज हो सकता है ना? जैसे कौवे के बारे में ये नहीं कहा जा सकता है कि वो इस तरह का एक चमत्कार कर देगा किसी के लिए। तो यहाँ पर ये पता चलता है कि सौंदर्य और आशा कभी कभी अनचाहे स्रोतों से भी उत्पन्न हो सकती है ना? मैं एक इंडिविजुअली तुम लोगों के साथ एक बात मतलब शेयर करना चाहता हूँ कि इस दुनिया में 100% निगेटिव कुछ भी नहीं है। तुम लोग इत्तेफाक रखते हो इस बात से कि 100% निगेटिव कुछ भी नहीं है? अब थोड़ा सा हम लोग स्पिरिचुअल हो जाते हैं। तुम लोगों ने अगर रामायण देखी हो तो रामायण में जब रावण मर जाता है तो भगवान राम जो है वो लक्ष्मण को रावण के पास भेजते हैं कि जाओ वो महाज्ञानी है, अंतिम क्षणों में उससे कुछ सीख लो। तो रावण को पूरी दुनिया जो है वो जानती है कि रावण, मतलब कोई अपने बच्चे का नाम रावण रखेगा? कभी नहीं रखेगा, वो बुराई का प्रतीक है। लेकिन भगवान राम फिर भी लक्ष्मण को भेजते हैं उसके पास कि नहीं जाओ वो सीख लो, उसके पास ज्ञान है। तो ये मैं तुम लोगों को एक तरह से सीख भी दे रहा हूँ कि अगर किसी बुरे इंसान में भी कुछ अगर अच्छाई है, उसके पास अगर कोई टैलेंट है, उसमें निंदा नहीं किया करो। निंदा जो है वो अच्छी चीज नहीं होती है। उसमें अगर कुछ पॉजिटिव है तो उसको लेने की कोशिश करो। इस यूनिवर्स में, इस नेचर में 100% निगेटिव कुछ नहीं है। कुछ ना कुछ विशेषता हर इंसान में होती है, ठीक है? तो यही चीज यहाँ पर हुआ है। कौवा और ये जो ट्री था, जो पेड़ था, दोनों ही एक साधारण सी बातें थी, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जो बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं कर सकती है ना? उस इंसान को खुश कर दिया जो कि गम के अंधकार में डूबा हुआ था।
तो अब हम लोग ये देखते हैं कि कनेक्शन टू द पॉइंट्स मैसेज, ये कविता जो कहना चाह रही है ना उसके साथ इसका कनेक्शन क्या है। ठीक है, कविता के लिए ये कविता में ये क्या कहना चाह रहा है। द स्टेंजा सेटअप्स द पोएम सेंट्रल थीम रिडेम्पशन थ्रू नेचर। ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, रिडेम्पशन थ्रू नेचर मतलब प्रकृति के माध्यम से अगर किसी का उद्धार हो रहा हो, वो प्रकृति के द्वारा वो फिर से जाग जाए, इसका मतलब हुआ रिडेम्पशन थ्रू नेचर का। अ सीमिंगली माइनर इंटरेक्शन विथ नेचुरल वर्ल्ड pulls the speaker out of despair, illustrating Frost's belief in nature's quiet power to heal and transform, है ना। ये स्टेंजा जो है वो बताता है कि नहीं, नेचर हमको हील कर सकता है, नेचर के माध्यम से हम फिर से लौट सकते हैं, है ना। और एक माइनर सा इंटरेक्शन है नेचर के साथ, बहुत ही छोटा सा, सेकंड्स का, लेकिन स्पीकर को ये उसके डिस्पेयर से, है ना, उसकी उदासी से बाहर खींच लेता है, एकदम खींच के निकाल लेता है बाहर कि नहीं वहां से निकलो। और ये दिखाता है कि प्रकृति में चुपचाप मन को सांत्वना देने और जीवन में नई आशा भरने की जो होती है ना, वो अद्भुत शक्ति होती है बेटा, है ना। प्रकृति बिना कुछ ज्यादा बोले हुए, बिना ज्यादा तमाशा किए हुए तुमको सांत्वना दे सकती है और तुम्हें एक नई आशा जो है ना, नई उम्मीद का संचार कर सकती है। तो इसका एक एग्जाम्पल सोच सकते हो, इमेजिन फीलिंग ग्लूमी ऑन अ कोल्ड डे, एक ठंडा दिन है और तुम बहुत उदास महसूस कर रहे हो। सडनली अ बर्ड फ्लाइज ऑफ अ ट्री ब्रांच स्प्रिंकलिंग स्नो ऑन यू, तुम्हारे ऊपर एक पक्षी शाखा से उड़ता है और उसकी उड़ान से कुछ बर्फ की नरम फुहारें आप पर गिर जाती हैं। दैट टाइनी कोल्ड शॉक मैक्स यू पाउज लाफ और सी द वर्ल्ड डिफरेंटली, और उस शीतल स्पर्श में जैसे कोई अनकही मिठास हो जो पल भर में आपकी सोच बदल दे, मन के अंधेरे को उजाले में बदल दे, है ना। यही इस कविता का संदेश है। एक क्षण भले ही छोटा हो पर उसमें जीवन का गहरा अर्थ छिपा हुआ होता है। तुम लोगों के साथ कभी तुम लोग एकदम ठठा के हंसे हो, कुछ एकाएक हो गया तुम्हारे सामने और एकदम पेट पकड़ के लौटने वाली बात हो गई। कभी हुआ कि एकाएक जबरदस्त हंसी आई, उसके पहले कुछ नहीं था, तुम्हारे सामने कुछ ऐसा हुआ कि एकाएक बहुत जोर से हंसे, हुआ है? ये सर हुआ है पर याद नहीं है। हुआ ही होगा, हर आदमी के साथ होता है। तो देखते हो कितना वो बहुत ही छोटा सा इवेंट होता है लेकिन तुमको कैसे एकाएक इतना खुश कर देता है। तो यही इस कविता का थीम है कि एक क्षण भले ही छोटा हो पर उसमें जीवन का गहरा अर्थ छिपा हुआ होता है। और मुख्य संदेश यह है कि जीवन के सबसे अंधेरे या साधारण पलों में भी प्रकृति जो होती है वो अनपेक्षित, है ना, ढंग से हमें सुकून, रिलीफ दे सकती है और एक नया विजन दे सकती है, हम कैसे चीजों को देखते हैं, पॉजिटिवली या निगेटिवली। तो ये पहला स्टेंजा था। अब हुआ कि बर्फ के गिरने के बाद has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued, है ना। अब यहां पर देखते हैं इमेजरी और सिंबॉलिज्म पहले ही बता दिए हैं क्या होता है। तो पहला लाइन है has given my heart a change of mood. The crow's simple act of shaking snow becomes a catalyst for an internal shift. The heart symbolizes the speaker's emotional core, while changing of mood reflects a sudden unexpected uplift from despair to hope, है ना। एक साधारण सी घटना है, जब कौवा पेड़ की शाखा से बर्फ झटक देता है, मन के भीतर एक गहरा बदलाव ले आती है। यहां पर हर्ट जो है, देखो यहां पे कवि ने लिखा है हैज गिवन माई हर्ट। हर्ट क्या है यहां पर? यहां हृदय उस भावनात्मक संसार का प्रतीक है। द हर्ट सिंबलाइजेज द स्पीकर्स इमोशनल कोड, है ना। जो कवि के भीतर जो भावनात्मक संसार है, उसका इमोशनल वर्ल्ड है, जहां पर कवि की अनुभूतियां बसती हैं, मतलब जहां पर कवि के सारे फीलिंग्स हैं, है ना। और मिजाज में बदलाव, चेंज ऑफ मूड बताता है कि निराशा से आशा की और एक अनचाहा। अच्छा ये बताओ अनचाहा क्यों बोल रहे हैं यहां पर प्रत्युष? अनचाहा शब्द क्यों हम बोल रहे हैं? ये सर रिपीट करिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मिजाज में बदलाव निराशा से आशा की ओर एक अनचाहा मगर मधुर झोंका है। तो मतलब यहाँ शब्द जो अनचाहा है ना, अनएक्सपेक्टेड अपलिफ्ट फ्रॉम डिस्पेयर टू होप, हम क्यों बोल रहे हैं? ये अनएक्सपेक्टेड क्यों था? क्या कवि ने सोचा था, कवि ने एक्सपेक्ट किया था कि मेरे ऊपर एक कौवा उड़ेगा और बर्फ गिरा देगा? नो सर। तो यही बताता है, ये चेंज ऑफ मूड हुआ। मूड चेंज तभी होता है इंसान का जब कुछ मतलब जनरली एकाएक हो। अगर बहुत ही प्लान्ड होगा ना तो उसको मूड चेंज करने की शक्ति उसकी घट जाएगी। अगर तुम्हें पहले से पता हो जाए, जैसे इसी इंसान को अगर पहले से पता होता कि मेरे ऊपर कौवा उड़ेगा और मेरे ऊपर बर्फ गिर जाएगी और हमको ऐसा ठंडा एकाएक महसूस होगा, शीतल, तो फिर इसका मूड अच्छा नहीं होता। चेंज ऑफ मूड ज्यादातर तब इफेक्ट सामने आता है जब कुछ चीजें हमारे साथ एकाएक हो, है ना। हालांकि स्थायी चीजों से भी चेंज ऑफ मूड होता है, लेकिन यकायक जो चीजें होती हैं वो थोड़ा जल्दी हमारे मूड को ट्रांसफॉर्म करती हैं। तो मिजाज में बदलाव होता है यहाँ निराशा से आशा की ओर। ये अनएक्सपेक्टेड था, इसीलिए कभी जानता नहीं था कि ये उसको उसके मन की उदासी से उसको बाहर निकाल लेगा और सुकून और उम्मीद से उसको भर देगा। अब ये जो दो लास्ट की पंक्तियां हैं, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, इसका क्या मतलब है? द वर्ब सेव्ड, सेव का क्या मतलब होता है बताइए? इसका मतलब ये है कि जो हमारा साथ बीता उदासी के साथ।
वो घटना उसका दिन बचा दिया। वो सेव मतलब उसको बचा लिया, सेव्ड सम पार्ट। उसने पूरा दिन तो बर्बाद कर ही दिया था उदासी में बैठे हुए, ठीक है, वो पता नहीं कब से उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। द वर्ब सेव्ड इंप्लाइज रिडेम्पशन एज इफ द स्पीकर्स डे वंस फिल्ड विद रिग्रेट, है ना, पछतावे से जो भरा हुआ था वो, जो हम यहाँ पे रूड शब्द देख रहे हैं उसका मतलब होता है इज पार्शियली रेस्क्यूड। रेस्क्यू का मतलब होता है किसी को मुसीबत से बाहर निकालना, तो उसको आंशिक रूप से लगभग उसको इस इवेंट ने उस बाहर निकाल लिया बाय दिस फ्लीटिंग मोमेंट, छोटे से मोमेंट के द्वारा। द वर्ड र्यूड डीपली रिग्रेटेड, र्यूड का मतलब होता है डीपली रिग्रेटेड, एकदम पछतावे से भरा हुआ। तो कवि को जो ये पछतावा था, है ना, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड, कवि को पछतावा था कि मतलब मेरा जो पूरा दिन है आज, मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा पूरा दिन बर्बाद गया आज, है ना, सारी की सारी चीजें जो भी हो रही हैं सब खराब हो रही हैं, कुछ अच्छा नहीं है। तो वो जो उसके भीतर का जो र्यू था, है ना, पछतावा था, रिग्रेट था, उसको क्या किया, एक मिनट, हाँ, द वर्ड र्यूड कंट्रास्ट शार्पली विद द लाइटनेस ऑफ द स्नो। तो पछतावा बहुत बड़ा था, बहुत ही गहरा था, क्योंकि वो पूरे दिन से जुड़ा हुआ था कि बर्बाद हो गया उसका। तो उस पछतावे का जो वेट होगा बच्चों, वो बहुत हैवी था, भारी पछतावा था वो, है ना। और बर्फ क्या होती है, बर्फ जितना भारी वो पछतावा था, बर्फ उतनी ही हल्की। तो एक छोटे से बर्फ के टुकड़े ने, है ना, बर्फ की धूल ने इतने बड़े पछतावे के भार को, मतलब उसके सिर पर जो वो उतना दुख जो उसने रखा हुआ था, पछतावा था पूरे दिन को बर्बाद करने का, एक छोटे से बर्फ के टुकड़े ने उतने बड़े पहाड़ को उड़ा दिया, है ना। तो क्या हुआ, इससे हमको क्या पता चलता है, पछतावा की भारी पीड़ा और बर्फ की कोमल ठंडक के बीच का ये जो विरोध है, प्रकृति की अद्भुत शांति और उपचार शक्ति का सजीव प्रमाण बन जाता है ना। ये बताता है कि नेचर कितना बड़ा काम कर सकती है बस यूं ही, है ना, मोमेंट्स में। तो टोन एंड मूड, द स्टेंजा शिफ्ट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल एक्शन, क्रोज शेकिंग स्नो टू द, हेलो, हाँ बोलो बेटा, बोलो, कुछ बोलना चाह रही हो आरुचि, चलो ठीक है। तो स्टेंजा जो होता है वो क्या क्या करता है, शिफ्ट करता है हमको एक्सटर्नल एक्शन से टू द इंटरनल रिस्पॉन्स, इमोशनल चेंज की तरफ। पंक्ति बाहरी क्रिया, ऐसी क्रिया जो हमारे बाहर हो रही होती है, हमारे भीतर कुछ नहीं होता, कौवे ने बर्फ झटका, ये सब कुछ बाहर हुआ, लेकिन इससे हमारे आंतरिक प्रतिक्रिया, हमने उसको, हम लोग इससे पहले केमिस्ट्री में रिएक्शन पढ़ रहे थे, है ना, तो ये हमारा रिएक्शन जो हुआ उस बर्फ के ऊपर, ये क्या किया, हमको अंदर से हमारे भीतर पॉजिटिवनेस लाया, भावनात्मक परिवर्तन हुआ। द टोन इवॉल्व्स फ्रॉम ब्लिकनेस टू क्वाइट ग्रेटिट्यूड, तो इसका भाव जो है बेटा वो निराशा से शांत कृतज्ञता की ओर बढ़ता है ना। मतलब ऐसा थोड़ी, अब जैसे तुम एकाएक ठठा के हंसना शुरू कर देते हो, तो यहाँ पर कभी क्या हुआ होगा, कभी के साथ वो एकाएक खुशी से भर गया, अंदर से वो गदगद हो गया, है ना, एकाएक उसका मूड चेंज हो गया, तो वो शांत है, अभी भी शांत है, पहले भी जब दुखी था तो शांत ही था, अभी भी शांत है, लेकिन अब उसके मन में ग्रेटिट्यूड है नेचर के प्रति कि ये क्या जादू मतलब जो है मेरे साथ हो गया। यह दर्शाते हुए कि प्रकृति का एक छोटा सा पल भी किसी के दुख या करवाहट को कम कर सकता है। अब इसका डीपर मीनिंग, द पावर ऑफ स्मॉल मोमेंट्स, छोटे छोटे कणों की शक्ति, है ना। कौवे की क्रिया प्रकृति में एक सामान्य घटना है, एक मोड़ बन जाती है ना, छोटी सी घटना एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाती है। फ्रॉस्ट यह संकेत देते हैं कि प्रकृति के साथ छोटी छोटी और स्वतः स्फूर्त घटनाएं, स्वतः स्फूर्त, ये बहुत अच्छा शब्द है, तुम लोग सीख लेना, है ना। इसको बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इसको बोलेंगे, मैंने कौन सा शब्द लिखा हुआ है इसके लिए, स्पॉन्टेनियस, तात्क्षण होने वाली, मतलब जो खुद ब खुद एकाएक घटती है ना। स्वतः स्फूर्त घटनाएं हमारे नकारात्मक भावों को तोड़ सकती हैं और हमारे दृष्टिकोण को नया कर सकती हैं, हमारा विजन जो है वो चेंज कर सकती हैं। अब यहाँ पे है पार्शियल सेल्वेशन, आंशिक मुक्ति। द फ्रेज सेव्ड सम पार्ट एक्नॉलेजेस दैट नॉट द एंटायर डे इज रिडीम्ड। अच्छा ये बताओ, क्या कवि का पूरा दिन जो है वो अच्छा हो गया? उत्कर्ष, कवि का पूरा दिन अच्छा नहीं हुआ, लेकिन एक पार्ट जो है दिन का वो बच गया उसका, है ना। तो पार्शियल सेल्वेशन हुआ, आंशिक जो है वो मुक्ति हुई, कुछ तो बच गया। तो इंटायर डे तो नहीं बच पाया, लेकिन इवन अ फ्रेगमेंट ऑफ रिलीफ होल्ड्स वैल्यू। तो जो थोड़ा सा जो बच गया बेटा वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो थोड़ा सा बच गया वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। भले ही पूरा दिन अच्छा ना रहा हो, लेकिन अगर उसका एक छोटा सा पल भी सुखद बन जाए तो उसका भी अपना महत्व है। जीवन में भी ऐसा ही होता है, दुख धीरे धीरे कम होते हैं, खुशी धीरे धीरे लौटती है, पूरा जीवन एक साथ नहीं संवरता, मगर कुछ अच्छे पल ही जीवन को संवारने लगते हैं। समझ में आया? जैसे गरीबी किसी की, वो एकाएक दूर नहीं होती है, कोई बहुत बड़ा दुख वो एकाएक नहीं दूर हो जाता है ना। या अगर तुम किसी सब्जेक्ट में पुअर हो तो तुम ऐसा नहीं कि एक दिन में कालिदास की तरह, कालिदास ने एक दिन रात में जितना पढ़ा था मां सरस्वती की कृपा से उनको सब याद हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम भी कालिदास की तरह रात भर मैथ लेके बैठ जाओगे तो तुम्हारा पूरा का पूरा मैथमेटिक्स अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर तुम ऑनेस्टली एक रिजोल्यूशन लेते हो कि नहीं मैं मैथ में मेहनत करूंगा और मैथ को मैं अच्छा बनाऊंगा, तो तुमको धीरे धीरे क्या होगा, वो अच्छा होगा और तुम्हें फाइनली एक तुमको वो सक्सेस की ओर ले जाएगा। तो भले ही पोएट का पूरा दिन अच्छा नहीं रहा हो, लेकिन पोएट का थोड़ा सा दिन जो है वो बच गया और उसने उसको पॉजिटिविटी से भर दिया। तो अब इसमें कविता के संदेश से क्या जुड़ाव है?
द स्टेंजा रीइंफोर्सेस द पोएम सेंट्रल थीम, नेचर्स क्वाइट ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रेस, है ना, नेचर का शांत और बदलने वाला जो ग्रेस है, कृपा है। व्हाट सीम्स इनसिग्निफिकेंट, जो कि कौवा या बर्फ का धूल जो कि इनसिग्निफिकेंट महसूस हो रहा था, वो एक इमोशनल रेस्क्यू का साधन हो जाता है। तो यह पद्यांश कविता के मुख्य विचार को और मजबूत बनाता है। प्रकृति के छोटे छोटे काम भी हमारे मन को बदल सकते हैं। जो चीजें हमें मामूली लगती हैं, एक कौवे का डाल हिलाना, बर्फ की बूंदें गिरना, वही हमारे मन का दुख जो है वो दूर कर सकती हैं। कोई पर्सन जो दूर से बैठ के ये चीजें देखता है उसको इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो नीचे बैठा हुआ है उसके लिए इसका बहुत बड़ा फर्क हो गया। तो कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मानना है कि जीवन की सादगी में भी सुंदरता और सच्ची खुशी छुपी होती है। कई बार आशा और खुशी वहीं से आती है जहां हम कभी उम्मीद भी नहीं करते। ऐसा होता है कभी कभी कि हम लोग चीजों को मतलब बिल्कुल ही अनइम्पोर्टेंट मानते हैं कि अरे ये क्या है, कुछ नहीं है ना। कभी कभी हम किसी इंसान को भी इग्नोर करते हैं कि ये तो ऐसे ही है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन वो इंसान कुछ ऐसा कर जाता है जो तुम कभी सोच नहीं सकते हो। उसी तरह से कुछ चीजें जो तुम्हारे लिए छोटी छोटी हैं वो तुमको ऐसा कुछ दे जाएंगी जो तुम पहले से इमेजिन नहीं कर सकते हो। तो इसका एग्जाम्पल कल्पना कीजिए कि एक ऐसे दिन जब सब कुछ गलत सा लगे, अचानक आपकी नजर पैरों से छनती धूप या किसी पक्षी की मधुर आवाज पर पड़ती है ना। एक छोटा सा पल आपको क्या करेगा, थोड़ा सा रोक देगा आपको जो वो पत्तों के बीच से जो सूरज की रोशनी आ रही है, ये सीन समझ सकते हो, समझ रहे हो। कई बार मूवीज वगैरह में भी दिखाता है पेड़ों के झुरमुट में से लाइट का निकल कर आना, कितना खूबसूरत लगता है। तो अगर उस तरह से छन कर कोई धूप आ रही है या चिड़िया पक्षी जो है वो चहचहा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा वो रोकेगा, आपको डिस्टर्ब करेगा अच्छे के लिए, है ना। वो आपको मुस्कुराने पे मजबूर कर देता है। यही बात रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस कविता में दिखाई है कि एक छोटी सी खूबसूरती जो है वो एक बिगड़े हुए दिन का एक हिस्सा जो है वो संवार देती है। तो मुख्य संदेश बेटा ओवरऑल इस पोएम का ये है कि जीवन के सबसे डार्क मोमेंट्स में भी प्रकृति हमें कुछ छोटे छोटे अनमोल क्षण देती है ना। होता क्या है कि हम लोग अपनी व्यस्तता में, है ना, कुछ बड़ा पाने की खोज में जो हमारे सामने है वो हमको नजर नहीं आता है। इंसान दौड़ रहा है, बस दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है। वो सोच भी नहीं रहा कि जो पाने की चाह में वो दौड़ रहा है उसके चक्कर में वो अभी क्या क्या खो रहा है ना। अब आज तुम लोग जो हो वो यंग हो, डायनेमिक हो, एनर्जी से भरे हुए हो, है ना। आज तुम्हारा लीवर, किडनी सब कुछ जो है वो हेल्दी है, तुम इतना सारा खा के भी पचा ले सकते हो। लेकिन अब तुम क्या करो कि तुम अपने पसंद का खाओ नहीं, तुम अपने पसंद का पहनो नहीं, तुम अपने पसंद की जगहों पे नहीं जाओ, अपने फ्रेंड से नहीं मिलो, है ना, और एकदम एक चीज में घुसे हुए रहो, तो पता चलेगा कि वो सही है। देखो, स्टडी तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। स्टडी में तो एकदम तुम्हारा अभी तुम्हारे लिए वो गॉड लाइक है, जैसे तपस्या की जाती है भगवान को पाने के लिए, वैसे ही तुमको स्टडी करना है। लेकिन थोड़ा सा अपने आप को निकालकर कुछ छोटी छोटी चीजों को, है ना, ये एक्चुअली जो मैं ये पोर्शन बता रहा हूँ वो स्टूडेंट्स के कंटेक्स्ट में नहीं बोल रहा, ये हम लोगों के ऊपर लागू होता है। जैसे हम लोग जॉब में हैं तो होता क्या है कि लोग ज्यादा से ज्यादा पाना चाहता है, और पैसा और पैसा और पैसा। तो उसमें क्या होता है ना कि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करता है। अभी तुम लोग इस चीज को देख रहे हो कि जो समय मैं तुम लोगों के साथ गुजार रहा हूँ मैं इसे कहीं और भी यूज कर सकता था। अभी मुझे क्या मिल रहा है तुम लोगों को, अभी जो तुम लोगों के साथ मैं बैठा हुआ हूँ, तो क्या है बहुत तुम लोग, अच्छा ये बताओ तुम लोगों को क्या लगता है मुझे क्या मिल रहा होगा अभी एट प्रेजेंट तुम लोगों को पढ़ा के, आरुषि? नॉलेज सर। चलो अच्छा कोशिश है, नॉलेज। अब ये बात है, नॉलेज तो मिलता ही है क्योंकि हर समय इंसान कुछ ना कुछ सीखता है। कि तुम लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ तो अभी मुझे ये भी पता चल रहा है कि तुम लोगों से किस तरह से मैं और बेहतर इंटरेक्ट करूँ ताकि तुम लोगों को समझ में आए। लेकिन ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पहले से मेरे पास है, लेकिन तुम लोगों को मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ? तुम लोगों को पढ़ा के मुझे एक खुशी मिल रही है ना, एक प्लीजर है जो यहाँ है अंदर, कि मतलब मैं कुछ बच्चों को कुछ सिखा पा रहा हूँ, कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ। तो इसी तरह के मोमेंट्स होते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, जब जैसे छुट्टी हुई तो परिवार के साथ कहीं घूमने के लिए जाना, बच्चों के बीच में बैठना, बच्चों के साथ मूवी देखना, बच्चों के साथ लूडो खेलना। ये गार्जियन, हर एक गार्जियन को चाहिए कि वो थोड़ा सा टाइम निकालकर अपने बच्चों के बीच गुजारे डेली की भाग दौड़ में से। तो ये कविता हमें सिखाती है कि जो छोटा छोटा तुमको अनमोल मोमेंट्स मिल रहा है इंजॉय करने के लिए, इससे हर कोई अपने आप को रिलेट कर सकता है, उसको खो मत, है ना, उसको इंजॉय करो। कविता हमें सिखाती है कि इन छोटे उपहारों को संजो कर रखें क्योंकि यही हमारे मन और सोच की दिशा को चुपचाप बदलने की ताकत रखते हैं। और इस तरह से हमारा पोएम यहाँ पे समाप्त होता है। तो किसी तरह का डाउट तुम लोगों ने एंजॉय किया? यस सर। इस तरह का ये जो एक्सप्लेनेशन होता है ना, ये जनरली अभी फिलहाल यूट्यूब पर भी कोई जो है वो नहीं दे रहा है। होता क्या है कि पोएम सामने टेक्स्ट होता है, उसको लोग रीडिंग देते हैं और उसका लिटरल मीनिंग जो है उसको ट्रांसलेट करके आगे निकल जाते हैं। लेकिन पोएम इतना ही नहीं होता है। तुम लोगों ने देखा कि ये मात्र 8 पंक्तियां थी और 8 पंक्तियों के ऊपर हम लोग लगभग 1.5 घंटे से लगे हुए हैं, है ना। और यही पोएम अगर किसी इंटरमीडिएट के बच्चे को दे दिया जाए, ग्रेजुएशन के बच्चे को दिया जाए, तो उसके ऊपर वो 10 पेजेस भी लिख सकता है। तो ये डिपेंड करता है हमारी बौद्धिक क्षमता पे कि हम कितना सोच पाते हैं और कितना महसूस कर पाते हैं। तुम लोगों के लिए ये प्रेटी इनफ है। अभी मैंने तुम्हें ये समझाया है, ये जो मैंने तुम्हें समझाया है जो एग्जाम में आएगा, समरी लिखने के लिए आएगी,
तो ये नहीं लिखना है, वो समरी मैं तुम लोगों को फिर अलग से दूंगा या एक्सप्लेन करूंगा, वो कॉम्पैक्ट होगा, वो शायद 100 शब्दों में लिखने के लिए बोला जाता है, तो वो 100 या 150 शब्द जितने भी होंगे वो मैं अलग से लिख के तुम लोगों को दूंगा, वो तुम लोगों को प्रिपेयर करना है। ये तुम लोगों को समझाने के लिए जरूरी था। जब तक तुम फील नहीं करोगे ना, अब रट्टा तो मारना नहीं है, अब ऐसा नहीं है कि मैं 100 शब्दों की समरी तुम लोगों को दे दूंगा तो हूबहू वही जाके एग्जाम में जाके रिप्रोड्यूस कर देना है ना। लेकिन ये तुमको लिखने में हेल्प करेगा कि अगर सर के वर्ड्स नहीं भी हमको याद हैं तो हम अपने वर्ड्स वहां पर लिख पाए। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग फिनिश करते हैं। यस सर। कल Yes, sir. हो सकता है तुम्हारी क्लास अगर संभव हो पाया तो 7 PM से भी शुरू हो जाए, तुम लोग 7 PM से एकदम रेडी रहना। ठीक है, और कल मैथमेटिक्स की क्लास में लूंगा आप लोगों की। ओके, आप लोग मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर Okay, थोड़ा स्टडी sir. कर लेना, पूरा रीडिंग दे देना, एग्जाम्पल वगैरह देख लीजिएगा। चलो ओके, लव यू ऑल, बाय।